बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वतन अजीज़ में दहशतगर्दी की अफरीत ने एक बार फिर सर उठा लिया है और इस बार जो है फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान का के जो हमले हैं और उनकी जो हिद्दत है वो उसकी इंटेंसिटी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये एक चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है और पिछले दो दिनों से जो मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर और वाना कैडेट कॉलेज में, जहाँ पर हमारी पाक फ़ौज ने बेहतरीन कार्रवाई करके और काफ़ी टाइम लेकर जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लिया है और ऑपरेशन जो है वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। नाज़रीन, अब ये जो 24 घंटे थे इससे ज़्यादा इसकी ऑब्जर्वेशन जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया, इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, उसकी हिदायत दी और ख़ास तौर पे उनको कहा कि मुल्क के जो मेमार हैं, मुस्तकबिल के जो मेमार हैं, उनको बाहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू किया जाए और ऐसा ही हुआ। वाना और ये जो वाना में जो कैडेट कॉलेज पर हमला है और इस्लामाबाद में जो हमला हुआ है उसमें यकीनन अफ़गान भारतीय प्रॉक्सी जो है वो उसका निशाना पाकिस्तान बन रहा है। और आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी नेशनल असम्बली में इसी तरह के खिताब में अपने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान और भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। और उन्होंने बड़े अफसोस किया कि अफ़गानिस्तान जो कि हमारा ब्रदर मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, हमसाया है, हमने उनकी 40 साल जो मेज़बानी की, लेकिन उस 40 साल मेज़बानी का हमें क्या नतीजा मिला है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और इन तमाम इश्यूज़ को जो है वो बालमी फोरम पर दोबारा जो है उसको हाईलाइट किया जाएगा। और इसी तरह की बात वज़ीर दिफ़ा ने भी की और वज़ीर इत्तलात साहब ने भी किया और कहा है कि हमारे पास ठोस शवाहिद हैं और वो हम बैनुल-अक़वामी फोरम पर भी देंगे। और ख़ास तौर पर जो अभी अफ़गान वफ़द के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे जो कि नाकाम हो गए और सालिस ममालिक चाहते हैं कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो है अमन कायम हो, लेकिन पाकिस्तान बताएगा कि जी अमन किस तरह कायम होगा जब अफ़गानिस्तान एक तरह से गठजोड़ कर रहा है भारत के साथ और पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहा है, तो ये कैसे मुमकिन होगा। बहरहाल इस पर तो हम डिबेट करेंगे, लेकिन दिल्ली धमाके के हवाले से भी बात कर लें। पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता आ रहा है कि भारत जो है अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बयानिया और बहाना बनाकर जो है वो हमेशा अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेता है और आलमी बरादरी से जो हमदर्दी भी समेटता है और पाकिस्तान इसे हमेशा एक्सपोज भी करता चला आ रहा है। अब तो खुद भारत के अपने अंदर जो है दिल्ली में जो धमाका हुआ है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उस पर उनकी आवाम, उनकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो उनसे सवाल भी कर रही हैं कि भाई आप जो मोदी सरकार है वो अब दिल्ली धमाकों को सियासी जलसों में वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तज़ियाकार हैं, मलिक मंजूर अहमद साहब तज़ियाकार हैं। दोनों मेहमानों को खुश आमदेद। मलिक मंजूर साहब, यकीनन मैंने जैसे पहले बात की कि हम तो बहुत अरसे से दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, हमने दहशतगर्दी पर काबू भी पा लिया था। आवाम जो है वो हमेशा हमारी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है, हमने बहुत सारी अचीवमेंट भी हासिल की, लेकिन इस बार जो एक हमें दोबारा इसका सामना करना पड़ा है, आप क्या समझ रहे हैं इसमें कहाँ क्या चीज़ कोताही हुई है कि दोबारा ये दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हालिया दहशतगर्दी के बहुत अफसोसनाक वाक़यात इस अमर की अक्कासी करते हैं कि इस दहशतगर्दी के जो ताने बाने अफ़गानिस्तान की सरजमीन और अफ़गान रजीम और उनका जो नेक्सस है वो इंडियन इंटेलिजेंसी जो रहा है उसके साथ है और नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। जिस तरह वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हमारे जो मीडिएटर हैं तुर्की है, कतर है, जिन्होंने बड़ी मुखलसाना कोशिश की कि किसी नतीजे में पहुंचा जाए और इस बातचीत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो रवायती हट दर्मी है अफगान तालिबान की और रजीम की, उसकी वजह से वो मुज़ाकरात नाकाम हुई है। तो ये जो शवाहिद है, जिस तरह वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इन सालसों के भी सामने रखे जाएंगे, वज़ीर इत्तलात अतार साहब ने भी कहा कि जो बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं उनके सामने भी नाकाबिल तरदीद अफगान मुदाखलत के जो शवाहिद है वो हम शेयर करेंगे। तो पाकिस्तान सफारती महाज पर इस वाक़े को भरपूर अंदाज में उठा रहा है। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी कौमी असम्बली में थोड़ी देर पहले जो खिताब किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अफगानिस्तान से ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है और हालिया दहशतगर्दी में आप देखें कि इनोसेंट लोगों को निशाना बनाया गया। जिस तरह वाना में कैडेट कॉलेज, वहाँ स्टूडेंट को पाक फौज के बहादुर जवानों ने 24 घंटे से ज़ायद
वक्त तक अपनी जानों को खतरे में डालकर इन कौम के मेमारों को एक ढाल बनकर महफूज रखा। और जिस तरह आपने इब्तदाई रिमार्क में कहा कि फील्ड मार्शल साहब ने लम्हा बलम्हा इसकी जो सूरत हाल थी उस पर नज़र रखी और उनका वाज़ेह हिदायत थी कि जो कौम के मेमार हैं उन पर कोई आँच ना नहीं दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मोहतात अंदाज में पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया और उन बच्चों को, तमाम स्टूडेंट को बाहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू किया। अब बात यह कि जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी है, जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पे सौ से ऐसे ट्वीट्स किए जी कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो इससे वाज़ेह तौर पे एक इंडिकेशन अफगानिस्तान से आई कि अफगान जो रजीम है वो इसमें बराह रास्त मुलविस है। और आप देख सकते हैं कि जो उनका दाखिली इंतशार है, दाखिली कशमकश है, वहाँ जो दहशतगर्द ग्रुप है मुनज़्ज़म है और उनकी जो सरपरस्ती है वो अफगान रजीम काबुल में बैठ कर कर रही है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है, उसको सबोताज करने के हवाले से ये जो दहशतगर्द है इनकी मुकम्मल तौर पे पुश बनाई जो है इंडिया अफगानिस्तान दोनों कर रहे हैं। तो आज इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत दो टोक अल्फाज में कहा है कि दहशतगर्दी को हम जड़ से उखाड़ेंगे। हमारा जो रिजॉल्व है, जो अज़्म समीम है कि जो ज़ीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है कि एरिडिकेशन ऑफ टेररिज्म जो है हर सूरत उसको यकीनी बनाया जाएगा और हमारे जो आर्म फोर्सेस के जवान हैं, ऑफिसर हैं, हमारे जो सिविलियन इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनकी जो कुर्बानी है वो लाजवाल है और कभी रगा नहीं जाएंगी। और यकीनी बात है कि इस सरजमीन से दहशतगर्दी का जो खात्मा है वो हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत का एक रिजॉल्व है और उनका एक मुसम्मम इरादा है कि जो भी दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है खालिद साहब, जिस तरह पाकिस्तान जो है इस वक्त टेक ऑफ कर रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और जो हमने हिंदुस्तान को जो हमने शिकस्त दी उसके बाद तो पूरे डायनेमिक्स ही चेंज हो गया है पाकिस्तान को लेके पूरे ख़त्ते में, दुनिया भर में। यकीनन ये जो कामयाबी हैं साथ साथ जो चैलेंजेस हैं वो भी चल रहे हैं और ये जो दहशतगर्दी का चैलेंज है ये बड़ी शिद्दत से पूरी ताकत के साथ जो है इस वक्त पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। पाकिस्तान बहुत बहरतौर कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है, अच्छी होनी चाहिए? हमारी जो पॉलिसीज़ है मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और जो उसमें इस्लाहात या बैनुल अक़वामी तौर पर जो डिप्लोमेसी, उसका रोड मैप, ये तमाम चीज़ें सही चल रही हैं? क्योंकि ये चीज़ें तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जी अफ़गानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ है, लेकिन मैं ये चाह रही थी आपसे पूछना कि हम इस पर अक्सर बात डिबेट तो कर रहे होते हैं, क्या पाकिस्तान अपनी ये जो दहशतगर्दी का जो चैलेंज है इसको लेकर सही सिमत में जा रहा है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने इनवाइट किया और ये बड़ा सही सवाल है और बर वक्त ये हमें सोचना भी इस पे चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और आया जब हम जो रास्ता तय करके आए हैं वो सही समत में था या मिसअलाइंड था हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। बदकिस्मती से ये जो हो रहा है ये तो कोई सरप्राइज नहीं है। मई के महीने में भी मैं शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था मैंने कि जब पूछा गया था कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, दुश्मन को हमने शिकस्त दे दी, ज़ाहिर शर्मिंदगी हुई, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि अब आइंदा आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान सिर्फ प्रॉक्सी का ऑप्शन लेगा और प्रॉक्सी में हमारे साथ टाइमिंग्स मैच किए उन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान से मिलकर। अफगानिस्तान के तालिबान देखिए कोई सरप्राइज वो भी नहीं दे रहे और ख़ासतौर पर TTP ने जो हमले शुरू किए हैं वो एक सोची समझी स्कीम के तहत है, क्योंकि आपने देखा फंडिंग बहुत होती है। आपने मज़ाकरात की जो हम बात कर रहे थे, हमने एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ पीस या हमने इंप्रेशन दिया है कि फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ फिर भी हम एक नेगोशिएशन को एक मौका देना चाहते हैं। जो आप कह रही हैं कि पॉलिसी हमारी ठीक रही या नहीं रही, बदकिस्मती से नहीं ठीक रही, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी एक इम्पल्सिव रही, इम्पल्सिव और वेरी करती रही मुख्तलिफ अदवार के दौरान। अब इसमें ये वक्त नहीं है जब हमें दुश्मन का सामना है कि किसका कितना कसूर था, पॉलिटिशियन ने कितना रोल प्ले किया, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। लेकिन ये फैक्ट है कि हम आप पिछले चंद सालों में ही नोट करें कि हम कभी हम कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनको पुश बैक करेंगे, फिर आपको देखते हैं कि एकदम इत्मीनान हो जाता है, कोई एग्रेशन नहीं दिखाई जाती, कोई तेज़ी नहीं दिखाई जाती, फिर बॉर्डर बंद होते हैं, बॉर्डर कुछ अर्से बाद फिर दोबारा खुल जाते हैं। यानी हमने कोई ये नहीं किया कि सस्टेन्ड किस्म के अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करके या उन तक पहुंच के फिर हमने कुछ ऐसे माहौल पैदा किया हो इन रिटर्न, जिसको मैं कह रहा हूँ इन रिटर्न नहीं कभी हुआ। वन साइडेड हम शुरू करते हैं, वन साइडेड हम क्लोज कर देते हैं। अभी भी हमने देखिए बहुत बड़ा दिल दिखाया इस सेंस में कि जब हमने ऑफेंसिव स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं चंद हफ्ते पहले अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ, तो बड़ी मेजर्ड थी, वेल कैलकुलेटेड थी, वेल टाइम थी। यहाँ तक तो हमारा इत्तेफाक है। लेकिन एक चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। हमारी मिलिट्री और आर्म फोर्सेस की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह कन्वेंशनल या किनेटिक फोर्सेस में कहीं ज़्यादा है अफगानिस्तान की निस्बत। फिर भी हमने बड़ा हौसला दिखाया और मैं अक्सर कहता हूँ
कि जो ऐसी पोजीशन से जो हमला करता है, जो पाकिस्तान की पोजीशन थी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ भी थी, हमारी डोमिनेंस थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सीज फायर नहीं करती। हमने सीज फायर भी की, और सीज फायर इसलिए नहीं करती कि इसमें टेररिस्ट या गुरिल्लाज को एडवांटेज मिलता है छुपने का, रीलोकेट करने का, अपने आप को कंसील करने का या रीग्रुप करने का। टाइमिंग उनकी मर्जी के हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो छुप जाते हैं। हमने फिर भी दिखाया, पहले दोहा में, फिर इस्तांबुल में, फिर दोबारा इस्तांबुल में, लेकिन बदकिस्मती से उसको मिसरीड किया गया। और मैं अब कह सकता हूं ज्यादा यकीन के साथ कि अफगानिस्तान के तालिबान ने उसको एज अ टूल ऑफ बार्गेन यूज किया। यानी कि पाकिस्तान हमें ये कह रहा है, तो जाहिर है जैसे हमारी हुकूमत की तरफ से भी और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी आया कि वो फिर इंफॉर्मेशन या चेक बैक करते थे किसी और जगह से, और फिर सख्त स्टैंड ले लेते थे। जिसका मतलब ये हुआ कि मैं क्यों कह रहा हूं कि टूल ऑफ बार्गेन यूज किया, कि वो कनेक्ट करके एक एस्केलेट करते होंगे बार्गेन या पैकेज, जिसको आम लफ्जों में कहा जाता है कि क्या ऑफर किया जाता है, वो एक से दूसरे करते गए और अब बदकिस्मती से यहाँ तक आए। क्लोजिंग पे मैं जरूर इस कमेंट जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है, हमें इसको जो भी जवाब देना है वो इसलिए मयर्ड होना चाहिए कि बाय डिजाइन हम इस ट्रैप में ना चले जाएं जो हमारा दुश्मन चाहता है कि हम चले जाएं। जो वो चाहता है कि एक तरफ वो ईस्टर्न साइड पे हमारे बॉर्डर पे एग्जाइटी, टेंशन या डेल्यूशन करे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, और दूसरा वो चाहता है कि वेस्टर्न साइड पर तालिबान हमें स्ट्रेच आउट करे। तो ये सिर्फ एक ही मुल्क पूरी दुनिया में इस प्लान के तहत खुश हो सकता है, और वो है हिंदुस्तान। हमें गार्ड करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हम 1 बाय 1 करें। और आखिरी बात यह है कि हमने जैसे 2 ब्रदर मुल्कों को डाला, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, हमारी बात को वजन समझते हैं। इसी तरह हमें और मुल्कों को भी डालना चाहिए, खासतौर पर सऊदी अरब और चीन को जरूर ऐड करना चाहिए, ताकि हम मॉरल असेंडेंसी भी गेन करें कि हम पीस लविंग हैं और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होने के बावजूद हम मुज़ाकरात को पूरा चांस दे रहे हैं। और दूसरा, ये तालिबान और मुल्कों के आगे, यानी चाइना और इवन रशिया और सऊदी अरब के सामने एक्सपोज हो जाएं कि वो अपने डिजाइन की वजह से एक नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आना चाहता। ठीक है। मलिक मंजूर साहब, हम हमेशा ये बात कर चुके हैं, हम अपनी डिप्लोमेसी में क्या रिफॉर्म्स लेकर आए उसको हमें रिव्यू करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत रोज़ाना की बुनियादों पर इस पर डिबेट हो रही है। इस वक्त लोहा गर्म है, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर सब ये बात कर चुके हैं कि जी अब हम ये तमाम मामला जो है वो आलमी फोरम पर भी रखेंगे और शवाहिद के साथ हम लेकर जाएंगे। लेकिन ये शवाहिद तो हम पहले भी देते हुए आ रहे हैं और कन्विंस हो भी चुकी है दुनिया, मगर उस तरह से हमें उनका रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आता। देखिए, अब बात ये इतनी है कि भाई अफगानिस्तान को इस वक्त कर रहा है हिंदुस्तान फंडिंग, उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। ये भी पता है कि इस वक्त भारत जो है वो पूरे खत्ते में आइसोलेट हो चुका है, बल्कि खत्ते में क्या, अब तो दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। अफगानिस्तान के अलग डायनेमिक्स हमें नज़र आ रहे हैं। उन दोनों ने गठजोड़ भी आपस में इसलिए बनाया, वरना हिंदुस्तान पहले तो अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार दे चुका है, आज वो उनकी फंडिंग भी कर रहा है, उनको वो भी कर रहा है। आज ही मैं नायब वज़ीर आज़म जो उसके अफगानिस्तान के, उनका सुन पढ़ रही थी कि वो उन्होंने कहा जी हम तो ट्रेड भी नहीं अब चाहेंगे पाकिस्तान से। भाई हम तो कहते हैं कि आप अपने अफगान जो आवाम है उनको भी ले जाएं, उनको भारत में आप बसाएं जी, वो तो आपका बहुत वेल विशर है। अगर भारत, ये तमाम चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा एग्रेसिवली और बहुत जल्दी ये काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आपने दोस्त का और चिश्ती साहब की भी बात बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ कि बड़ा वार फोटक में करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब ये रीऑर्गेनाइज होंगे, रीग्रुपिंग करेंगे और दोबारा अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे, तो ज़ाहिर है जिस तरह वो टूल ऑफ बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं कि मौका नहीं देना चाहिए। और यकीनी बात है कि अब पाकिस्तान ने बहुत सब्र का जो पैमाना पाकिस्तान का वो लबरेज हो चुका है। हमने पीस को, रिकन्सिलेशन को, मफाहमत को, दोस्ती को, भाईचारे को, ब्रदरहुड को बहुत ज़्यादा चांस दिया। और पाकिस्तान की शुरू से बहुत एक गुड इंटेंशन रही है कि एक हमसाया मुल्क है हमारा, और हमने 40 लाख अफगान मुहाजिरीन का जो बर्डन है वो 4 दहाइयों से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस को जिक्र किया कि हम आपकी मेज़बानी कर रहे हैं और आप इधर स्पॉन्सर टेररिज्म और दहशतगर्दी जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो ब्रदरहुड नहीं हुई, ये तो देखें बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खुला मुखला एक आप जारहियत कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। तो यकीनी बात है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, हालिया अगर महीनों में देखें तो कई हज़ार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें अगर दहशतगर्दों की तादाद आप देखें तो हज़ारों की तादाद में उनको जो है वो वास्ते जहन्नम किया गया। और तो एक तो बड़ी और बहुत ही सक्सेस स्टोरी आप देखें कि जहां भी जो ये जो दहशतगर्दी और क्राइम के एक नेक्सस है, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट नजर आती है वो अफगान बाशिंदों की नजर आती है, उनके जो मुलविस होने के शवाहिद वो सामने आ जाते हैं। तो अब जीरो टॉलरेंस एक एज ए स्टेट पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट के तौर पे एक अपना जो बयानिया है उसको
जरूर आगे बढ़ाया और यकीनी बात है उसके नतायज आना भी शुरू हो गए हैं कि इनके साथ कोई रायत करने की जरूरत नहीं है। बड़ी तादाद में लाखों अफगान महाजरीन को वापस भेजा गया। आप देखें जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है बिल्कुल अगर भारत किसी और मुल्क के साथ करना चाहते तो बेशक कर ले। उसकी वजह यह है कि देखिए हमने उनको तजारती रास्ते दिए। अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में बैन अवी डिप्लोमेटिक जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान ने बड़ा मुतहरक, इंतहाई फॉल और बड़ा मीनिंगफुल एक सफारती और सियासी किरदार अदा किया है। अब आप देख सकते हैं कि जो अफगान रजीम है बिल्कुल लेजिटिमेट नहीं है। आप देख सकते हैं कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दीगर मामलात हैं, वहाँ जो अंदरूनी उनके जो ग्रुप्स हैं उनमें जो कशमकश और तसादम है। तो ये सारी जो चीज़ें कि वो सिर्फ दहशतगर्दी और उसको स्पॉन्सर करके उसकी बुनियाद पर अपनी मैशत को चला रहे हैं। अब बैन अवी सतह पर अफगानिस्तान एक आइसोलेटेड कंट्री है। पाकिस्तान इसके बावजूद कि पूरी दुनिया उनको कोई तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान फिर भी उनके साथ खड़ा रहा और उनके मौक़िफ़ को और उनकी यानी कि सपोर्ट किया फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली। आप देख सकते हैं कि वहाँ 3 बड़े हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान ने बनाए। आप इससे हेल्थ एजुकेशन की जो प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है, आप देखें बड़े बड़े जो उनकी हाईवेज हैं, शराह हैं, ब्रिजेज हैं, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वो तामीर की है। ये सारे शवाहिद उनके सामने हैं। पाकिस्तान की तो नहीं पाकिस्तान ने तो क्या पाकिस्तान लेकिन इसके लिए भी इम्पोज कराए ना दुनिया को कि जी FATF में लेकर आए ना मामला भारत का जो स्पॉन्सर्ड कर रहा है प्रॉक्सी। देखिए वो जो पाकिस्तान का जो स्टेबिलिटी है उसको सबोताज करने के हवाले से जो वो कंस्पायरेसी कर रहे हैं यकीनन मकरूह अज़ाम में बुरी तरह नाकाम हो गए। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि उनको वजीर खर्चा दिल्ली में बैठा था जब इधर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, तो वो क्या मैसेज दे रहा है वहां बैठ के और उनके साथ जो उनके ताने बाने और जो ताल्लुकात है, ये वहां से जो इंस्ट्रक्शन वो ले रहे हैं। पाकिस्तान के पास बड़े ठोस शवाहिद हैं कि अफगानिस्तान जो है उसकी जो सरजमीन है वो भारत के जो दहशतगर्द है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके इंटेलिजेंस के लोग जो है और सफारती रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यकीनी बात है कि अब पाकिस्तान ने एक बड़ा मौसर जो ऑपरेशन है, टारगेटेड जो ऑपरेशन है और बड़े मैयड किस्म के ऑपरेशन है, उसका दायरा कार वसी कर दिया है। और यकीनी बात है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में जो खवारिज हैं इनको वास्ले जहन्नम किया जाएगा। ठीक है खालिद साहब, अब यकीनन ये जो फितनॉल हिंदुस्तान है ये तो सुकून से तो अभी फिर नहीं बैठेगा। ये जो नई दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ है ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस पे तो खैर पाकिस्तान क्या बात कर रहा है, अब तो खुद उनकी आवाम जो है वो सवाल कर रही है कि भाई सियासी जलसों में अब दिल्ली धमाके को आप वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करें क्योंकि कल ही बिहार के इलेक्शन में नतीजा आने वाला है। सर ये यहाँ क्या मामला रुकेगा? और दूसरी बात सर, पाकिस्तान हमेशा जैसे कि पहलगाम वाक़े में भी बात कर चुका है कि जी आ जाए आलमी तहकीकात करा लेते हैं, अब मुबस्सरीन भी यही बात कर रहे हैं। इसको टेबल पे किस तरह लेकर आए पाकिस्तान? मतलब भारत तो कभी भी, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भी हमने देखा था जो इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही थी, वहाँ पे कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा था उस पर भी कहा गया था कि भाई इंटरनेशनल मीडिया जो जाए वहाँ कवरेज करे, लेकिन उसको भी एक्सेस नहीं दिया गया था। अब क्या भारत तैयार हो जाएगा तहकीकात के लिए? देखिए शायद साहब, मेरा ख्याल है इंडियन गवर्नमेंट को और पॉलिटिशियंस को और इनकी लीडरशिप को ये रियलाइज करना चाहिए कि इनके लिए वक्त बदल चुका है। वक्त ऐसे बदल चुका है कि वो ज़माना जो 3-4 दिहाइयों तक उनके फेवर में था वो गुजर गया। वो गुजर क्यों गया? क्योंकि वो इंडिया ने हमेशा रशिया को भी, अमेरिका को भी, यूरोप को भी ये रियलाइज़ कराया कि अगर कोई स्टेबलाइजिंग फोर्स है चाइना के ख़िलाफ़ तो वो इंडिया है। अगर कोई बैलेंसिंग फैक्टर कर सकता है तो वो इंडिया है। अब दुनिया को समझ आ चुकी है। पहलगाम से शुरू करते हैं। पहलगाम में इन्होंने चंद मिनट भी नहीं शायद गुजरे थे तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई थी, उनका सारा मीडिया चीखो पुकार कर रहा था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है। और मैं उस वक्त भी कह रहा था और आज भी मैं कहता हूँ और ये नई दिल्ली वाले वाक़े पे भी कहता हूँ कि अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त है कि आपको 1 या 2 मिनट बाद पता लग जाता है तो आपको 1 या 2 मिनट पहले क्यों नहीं पता लगता? अगर पाकिस्तान ने किया है, अगर आप इतने स्मार्ट हैं, इतनी आपकी विजिलेंस है, पहली बात। दूसरी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो मैं कह रहा था, रेलेवेंस जो चाइना का खौफ पैदा करके यूरोप और अमेरिका के जहनों में इंडिया ने इतने साल बनाए रखी, वो फॉग ऑफ एक इल्यूजन था, वो हटता जा रहा है। अच्छा, हटने के बाद मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कैसा आइसोलेट किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट को, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को। मेरा ख्याल है 45 दफ़ा जहाज़ों का जिक्र कर दिया। आज तक हमारे तो 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरप्लेन नहीं थे, तो वो उनको कहा जाता है, फिर उनको समझ आ, तो ये आइसोलेशन अब उनके सामने आती जा रही है। एक और मैं एक फैक्टर आपको थोड़ा सा टच ऑन करूं, ऑल्दो हमारा टॉपिक नहीं है। देखिए, हमारे 8 मई को हमारी ISPR की कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर एयर वाइस मार्शल साहब ने क्लेम किए। और आप देखिए पिछले 6 महीनों में वो कहाँ है पाक फिजाइया? आपको 6 महीने में पाक फिजाइया कई मीडिया पर नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने सच बताया,
डाटा दिया, प्रूफ दिए और वापस अपने काम पर चले गए, प्रोफेशन में मसरूफ हो गए। इंडियन एयर चीफ पहले 93 दिन बाद 9 सितंबर को जी तशरीफ लाए मीडिया जी पर जी पहली दफा, और फिर उसके 2 महीने बाद भी तकरीबन 5 साढ़े 5 महीने बाद आए, और दोनों दफा क्लेम किया उन्होंने आकर हमने 6 जहाज मारे, फिर कभी कह रहे हैं 10-12 मारे। मैं इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कर रहा था, बाहर मेरे कुछ जानने वाले हैं, कुछ मीडिया मुझे बाहर भी इंटरव्यू करता है कभी, तो मैं कोई किसी ने ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई कि इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहा है। देखिए इतना बड़ा एयरफोर्स, दुनिया की चौथी 5वीं एयरफोर्स है, लेकिन उनकी अहमियत ही कोई नहीं दे रहा दुनिया में उनके एयरफोर्स चीफ को कि हमने 10 मारे या 12 मारे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। हमने क्या किया, एक ग्रेसफुल साइलेंस से अपना लॉजिकल अपना केस प्लीड किया, और उसके बाद अपने वापस कॉकपिट में वापस चली गई हमारी एयरफोर्स। तो ये फर्क है। दुनिया अब जान चुकी है, दुनिया के पास टूल बहुत हैं, इंटेलिजेंस बहुत है, सैटेलाइट्स हैं, डिजिटल्स हैं, कैमरे हैं, ये लैपटॉप और डिवाइसेस हर एक के हाथ में हैं। अब दुनिया नहीं उनका वो वाला बयानिया या नैरेटिव को बाय इन कर रही। और ये जो उन चंद मिनटों के अंदर कहा है, किसी मुल्क ने कंडेम किया, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमेशा जब भी हिंदुस्तान पर ऐसा हमला होता था तो आधी दुनिया में से कोई 10 मुल्क तो हमें कंडेम करना शुरू कर देते थे कि पाकिस्तान को चाहिए ऐसे ना करे, पाकिस्तान को चाहिए दहशतगर्दी को कंट्रोल करे। कोई एक बयान आपने कल से सुना है कोई? इसलिए नहीं सुना कि इंडिया ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिवली लूज की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गेन की है। अब जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने पहलगाम पे भी कहा कि न्यूट्रल इंक्वायरी करा दें, अभी भी हम अगर ऑफर करेंगे तो उन्हें मानना नहीं है, क्योंकि इंटेंट कोई और है। वो कोई वॉर ट्रॉफी दिखाने के चक्कर में होते हैं। और आखिरी बात एक और मैं नोट करा था चलूं कि देखिए इलेक्शन जब भी होता है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, पाकिस्तान में शाजिया बिगड़ी करेंगी कि हमारे अपने इश्यूज एक दूसरे को हम ब्लेम करेंगे, कोई चाहे करप्शन का कहे चाहे कोई और कहे, लेकिन हमारे अपने डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा एंटी पाकिस्तान स्लोगन बिकता है जी। यानी जितनी आप खौफ पैदा कर सकेंगे उतना ज्यादा शायद आप पॉपुलर होंगे और लोग आपको स्ट्रेंथ देना लेकिन चाहेंगे। सर खालिद साहब, अब उनके वहाँ की आवाम भी समझ चुकी है इस कहानी को कि जी अभी इंतखाबी मुहिम के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है। जी क्यों समझ चुकी है, ये हमें समझना जरूरी है कि क्यों समझ चुकी है। देखिए एक मुल्क जो हमसे इकोनॉमी में पता नहीं 10-20 गुना बड़ा है, जो मिलिट्री में हमारे से 4-5 गुना बड़ा है, रकबे में कई गुना बड़ा है, और वो खौफ किससे दिला रहा है? एक ऐसे नेबरिंग मुल्क से जो कैपेसिटी वाइज, इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज कोई मैच ही नहीं है उसके साथ। तो अब लोगों को भी रियलाइजम हो गया, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कहा कि अब लोग वो नहीं बाय कर रहे उस तरह का बयानिया जो पिछले 70 सालों से वो खरीद लेते थे आइडिया कि हाँ जी कह दिया पॉलिटिशियन ने तो ठीक हो गया। अब लोग दलील मांगते हैं, लोग लॉजिक मांगते हैं, लोग इंक्वायरियां मांगते हैं। आज तक उनकी ऑपोजिशन नहीं कह रही कि आपने जहाज मारे, सबूत कहाँ है? कोई भी मानने को तैयार नहीं है। दुनिया का कोई मीडिया जो है वो उस पर टॉक नहीं कर रहा। और यूके में एक जर्नलिस्ट है पियर्स, वो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, व्हाई द वेस्ट इज अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। यानी लोग हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स वेस्ट एक्नॉलेज कर रहा है कि पूरा वेस्ट हमसे खौफजदा हो गया है क्योंकि नए टैक्टिक्स आ गए हैं, नई एम्प्लॉयमेंट आ गई है। तो मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि क्रेडिबिलिटी है तो लोग हमारे बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू हो गए। तो ये एक इंडिया को रियलाइज करना चाहिए कि वो उनका जो एक ग्रेट पीरियड था ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पीपल हैड इन देम, वो मेरा ख्याल खत्म हो गया। अब एक नई जिंदगी के साथ वो रिवाइव करें और अपनी गलतियां जहां मई में की थी या जो अभी करने जा रहे हैं उनको लुक बैक करें, रिव्यू करें, और इस 1.8 बिलियन के पूरे रीजन को जो इस्तेकाम उनकी वजह से मिल सकता है उस पर अपना हिस्सा डालें। ठीक है मलिक मंजूर साहब, इंपॉर्टेंट बात ये कि अब ये जो जंग है ये उस तरह की कन्वेंशनल वॉर नहीं है, बल्कि अभी हमें तो अलग अलग सर्विसेज देके जंग लड़नी है। एक नैरेटिव हमें बिल्ड करना है, सोशल मीडिया पे हमें एक्टिव होना है, हमारा साइबर जो क्राइम वाला सर्विस है उसको मुतहरिक होना है, तमाम चीज़ें। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक तो हम दिफाई सलाहियतें मनवा चुके हैं, लोहा मनवा चुके हैं पूरी दुनिया में अपना, लेकिन साथ साथ जो हमारा मीडिया है उसने भी बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से जो अपना रोल अदा किया है। लेकिन भारतीय मीडिया को अब हम देख रहे हैं कि वो कितने अरसे से तो वो सियासी मकासद के लिए अपना मीडिया इस्तेमाल करता रहा, स्पेशली दिल्ली धमाके को भी इसी में इस्तेमाल किया। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग उनकी अवामी एतमाद को बुरी तरह मुतासर कर चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। ये जो इंडियन मीडिया बड़ा वैलिड पॉइंट आपका और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि उनके मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, और जिस तरह का एक हर्जा सराई रवायती तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ ये जो 9 और 10 मई को जो मार्का हुआ उस हवाले से आप देख सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी जो बड़ी मीडिया ग्रुप्स है जैसे CNN है, BBC है, या फ्रांस से लेकर बरतानिया से लेकर मतलब पूरी दुनिया का जो मीडिया है
उनके सामने भी मुकम्मल तौर पे जो भारतीय ज़राए अबलाग है, वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, वो एक्सपोज हो गए। इस वजह से जो उनकी रही सही क्रेडिबिलिटी सी अक़वामी बैन अक़वामी सतह पर, वो भी ख़त्म हो गई। और आप देख सकते हैं कि कई दहाइयों से भारत ये कोशिश कर रहा था कि सफारती महाज पे पाकिस्तान को तनहा किया जाए, और इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे हरबे इस्तेमाल किए, हथकंडे इस्तेमाल किए। लेकिन आप देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें कि वही भारत खुद बैन अक़वामी सतह पर सफारती और सियासी महाज पे बिल्कुल बेनकाब हो गया और आइसोलेट हो गया। और जिस तरह बिल्कुल चीज़ें अब दुरुस्त कर रहे हैं कि उनका जो बयानी है उसको किसी ने बाई नहीं किया, उसको पिजराई नहीं मिली है। यानी अभी हालिया जो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसके बाद बाकी बिल्कुल दुरुस्त का कि किसी भी अहम मुल्क का कोई स्टेटमेंट, किसी हेड ऑफ स्टेट का कोई बयान या पाकिस्तान के हवाले से कोई उन्होंने गुफ्तगू की हो या उनको सपोर्ट किया हो, किसी ने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जहां दिफाई खुद इंसारी हासिल की है, दिफाई खुद मुख्तियारी हासिल की है, हमारी आर्म फोर्सेस ने जो बेमिसाल रिमार्केबल कामयाबी हासिल की है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बैन अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, जो हमारा एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में रीगेन किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अपनी तकरीर में, मैं क्योंकि वहाँ असेंबली गैलरी में बैठा था, ये तकरीर मैंने पूरी उनकी सुनी है वहाँ पर, उन्होंने कहा जी कि मैं एक मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं गया तो वो गर्मजोशी मैंने नहीं देखी, लेकिन अभी मैं थोड़ा अरसा पहले उसी मुल्क में गया तो वो 10 कदम आगे गर्मजोशी से मिले। तो उन्होंने बल्कि सामने बैठे हुए बिलावल भुट्टो की ज़रदारी की तरफ इशारा किया कि ये इनकी इज्जत है, ये अरकान पार्लियामेंट की इज्जत है, इस कौम की इज्जत है कि जो फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने इस जंग में बेमिसाल कामयाबी हासिल की है, उसकी वजह से आज जो बैन अक़वामी लीडरशिप है और बैन अक़वामी जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो पाकिस्तान को गैर मामूली तौर पे अहमियत दे रहे हैं। और उसका उन्होंने अजहार भी किया है कि वो जिस मुल्क में भी जानते हैं और जिस मुल्क के सदर वज़ीर-ए-आज़म को मिलते हैं, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कदर मंजिल की निगाह से देखता है। उसकी वजह यह है कि जो 4 गुना ज़्यादा जो हुजम है हमारा दुश्मन है, उसको जो शिकस्त दिया हमारी आर्म फोर्सेज ने, अब उसके बाद देखिए वो अच्छे हथकंडों में भारत होता है कि वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इनोसेंट लोगों को निशाना बनाने के वास्ते जो दहशतगर्दी उसको स्पॉन्सर कर रहा है और उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। और यही बात है कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके यहाँ पर जो हमारा अदम इस्तेकाम है पैदा करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो केस है बड़ा मजबूत है, और सफारती और सियासी महाज पर पाकिस्तान ने हालिया महीनों में जो कामयाबी हासिल की हैं, उसकी वजह से मजीद खाइफ हो गया भारत के पाकिस्तान की जो बैन अक़वामी प्लेटफॉर्म पे जो इज्जत है। अब देख सकते हैं ये जो स्पीकर कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, इसी तरह बेशुमार ऐसे वाक़यात हुई है। और बैन अक़वामी सतह पर जो हमारी रिप्रेजेंटेशन रही है, वज़ीर-ए-आज़म की हो, फील्ड मार्शल की हो, हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म की हो, तो एक भरपूर पाकिस्तान का जो केस है वो हमारी सिविल मिलिट्री जो क़यादत है वो उसको आगे बढ़ा रही है। और यकीनी बात है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अक़वाम आलम में जो मजीद पेशरई है वो होगी। ठीक है खालिद साहब, वैसे तो पाकिस्तान अपनी भरपूर तैयारी करके जाता है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, और इनका जो आपस में अब गठजोड़ हो गया है उसके ख़िलाफ़। लेकिन सर हम और बहुत सारी चीज़ों को भी कैश करा सकते हैं, जैसे कि भारत के बहुत सारे साबिक ऑफिसर हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे चुके हैं, और उसमें साबिक सीबीआई ऑफिसर है जिन्होंने 26/11 के हवाले से जो मुंबई हमला था उसको मुनज़्ज़म किया था हुकूमत ने, उस पर दूसरा आरएसएस का रुकन है यशवंत, उसका एक स्टेटमेंट पड़ा हुआ है कि जी बीजेपी को जितवाने के लिए जो है वो सिंहपुर में धमाके किए गए थे। पुलवामा हमला बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, उसमें तो आपको याद होगा कि साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर जो है सत्यपाल मलिक, उन्होंने भी बात की है कि जी ये जो कॉन्वॉय था उस कॉन्वॉय को इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बावजूद काफिले को खतरे में डाल दिया गया था। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम टीटीपी को जो है पैसे देंगे, टीटीपी से हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएंगे। ये तमाम चीज़ें लेके पाकिस्तान अपना होमवर्क करके इस बार बड़ी, क्योंकि देखिए ना बात वही आ जाती है कि अब जिस तरह दहशतगर्द हमले कर रहा है, हमारे तालीमी इदारों पर कर रहा है, हमारे सिविलियन पर कर रहा है, और ये बात वो ऑन द रिकॉर्ड बोल भी चुके हैं कि हम सिविलियन ईजी टारगेट है, हम उनको अप्रोच करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब किस तरह इस चीज़ को एड्रेस करवाए, किस तरह तवज्जो मबजूल कराया पाकिस्तान? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हम पहले भी करते आए हैं, लेकिन हमें ज़्यादा फोर्सफुल करने की ज़रूरत है। अजीत डोवल साहब का 2016 का शायद बयान है, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान तालिबान से जितने मर्जी ताल्लुकात बढ़ा ले, लेकिन असल कमाल हमारे पैसे नहीं दिखाना है, जब हम पैसे लगाएंगे तो।
अब ये इतनी पुरानी बात देखिए, आज आप 9 साल बाद मटेरियलाइज होती देख रहे हैं, जब वो खुद ताकत में भी हैं और बड़ी की प्लेयर हैं अपने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। तो जब एक माइंडसेट ये हो कि आपने पैसों से काम करवा लेना है और एग्जीक्यूशन, और आपने इतनी मिसालें दी हैं, बिल्कुल ठीक कहा, जिसके सबूत हैं। और देखिए, हिंदुस्तान शायद अभी तक पुराने फलसफे पे चल रहा है। यहाँ छोड़ें, मुल्क से बाहर चलते हैं, हिंदुस्तान से बाहर। कनाडा में क्या हुआ, जो सिख रहनुमा को कत्ल करवाया उन्होंने, वो हमने तो नहीं इंक्वायरी की उसकी, हमने तो नहीं इल्जाम लगाया। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये पीछे इसकी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है। वो ये नहीं कह रहे थे कि लोकल इख्तलाफात थे या कोई ग्रुप्स के मुतालिक थी, कोई गैंग थे, एक दूसरे को मार दिया। उन्होंने कहा स्टेट ऑफ इंडिया। अब स्टेट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम एक एज ए पॉलिसी ऑफ किलिंग के तौर पर एक स्टेट इस्तेमाल कर रही है कि जो आपके ओपोनेंट हैं या मुखालिफ हैं या अपराइजिंग कर रहे हैं खालिस्तान, उनको मरवा दिया जाए। अमेरिका ने एक पकड़ लिया था जिसमें उन्होंने कहा कि इसके ये बैकडोर पे ट्रैक सारे का सारा हिंदुस्तान हुकूमत तक जाता है, वो हुआ था। दुनिया में और कई जगह पकड़े गए हैं हिंदुस्तान के स्पाइस, जो एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यही काफी है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट होंगे तो लोगों को फिर भी शायद क्रेडिबिलिटी होगा कि हम दुश्मन हैं, हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम ऐसा कोई केस डेवलप कर रहे हैं। तो हम उनके केसेस पर क्यों नहीं रेफर करते? उनके केसेस को हमें टेकअप भी करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में ना सही, लेकिन यूरोप की सबकी आंखें खुल जानी चाहिए डाटा देखकर, हमारा दिया हुआ नहीं, कनाडा का और अमेरिका का दिया और वेस्ट के दिए हुए ऐसे इंसिडेंट्स जिनके अंदर वो इन्वॉल्व रहे हैं दहशतगर्दी के, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर भी यूज करते रहे हैं। हाँ। या इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पर यूज करते रहे कि बंदे मरवाने हैं हमने तो हम एक प्लस करेंगे, या इतना खौफ फैला देंगे कि ये जो अलहदगी की तंजीमें खत्म हो जाएंगी या मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये मैं कह रहा हूं कि हमें कंसर्टेड और इसी में मैं कहना चाहता हूं कि हमें अब अफगानिस्तान के बारे में कतर और तुर्की से आगे चलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम काइनेटिक ऑपरेशंस, अगर कोई हुकूमत डिसाइड करती है, हमें इस वक्त चाइना को और सऊदी अरब को जरूर डालना चाहिए, क्योंकि देखिए चाइना ने उनको बहुत अच्छे इंसेंटिव ऑफर किए हैं और चाइना इंडिया के मुकाबले में बेहतर बार्गेनिंग टूल ऑफर कर सकता है। वजह क्या है? क्योंकि हम इकोनॉमी में मैच नहीं कर सकते हिंदुस्तान के साथ, उनके पास बहुत पैसे हैं, दे सकते हैं। चाइना ये कर सकता है मीनिंगफुल, एक पहले ही वो ऑफर कर चुका है कि सी पैक में हम अफगानिस्तान को शामिल करने के लिए तैयार हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी ऑफर किया कि हम नॉर्थ में ट्रेन का लिंक कर देते हैं बिटवीन चाइना एंड अफगानिस्तान। वो उनकी इकोनॉमी में कितनी बड़ी एक बूस्ट मिलेगा और उनकी डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पर कितनी कम हो जाएगी। तो चाइना के पास लीवरेज इंसेंटिव देने का कहीं ज्यादा है और किसी मुल्क की निस्बत। सऊदी अरब का जरूर इन्फ्लुएंस पहले भी रहा है, जब मुजाहिदीन लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, आज भी है, उनको भी करना चाहिए एंगेज। रशिया एक वाहिद मुल्क है जिसकी एम्बेसी वहां पर है, उसको भी एंगेज ये करना चाहिए। होगा क्या? देखिए, हम एक तरफ दुनिया को ये साबित करने में कंफर्म हो जाएंगे या कर सकेंगे कामयाबी से, और मेरा मानना ये है, शाजिया प्लीज ये ध्यान में रखिए कि पोजीशन टू पनिश होती है, जो पोजीशन टू कॉज पेन होती है, वही आपकी पोजीशन टू बार्गेन होती है। यानी अगर आपकी पावर टू पनिश ज्यादा होगी तो पावर टू बार्गेन भी ज्यादा होगी। तो जितनी आपकी पावर टू हर्ट बेहतर होगी, जो हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान के खिलाफ, पावर टू हर्ट कन्वर्ट बाद में होती है पावर टू बार्गेन। हमने वो इस्तेमाल करके एक दफा देख ली, लेकिन पावर टू बार्गेन हमें नहीं मिली। हमने स्ट्राइक्स की, बड़ी एक्यूरेट की, बड़ी डैमेज किया, प्रिसीजन से किया और एक्यूरेट किया, उसके बावजूद वो पोजीशन ऑफ बार्गेन हमें या पावर ऑफ बार्गेन क्यों नहीं मिली? इंडियन फैक्टर की वजह से। क्योंकि इंडिया जब एक बिडिंग कर देता है, बिडिंग का माहौल पैदा कर देता है कि आपको यहां नुकसान हो रहा है, हम कंपनसेट करेंगे, आपको यहां कमी लग रही है, हम पूरी कर देते हैं, आपको ये चीज चाहिए, हम आप पूछने से पहले दे देते हैं। तो हम उसका मुकाबला फंडिंग के पॉइंट से नहीं कर सकते। हमें एक तरफ डिप्लोमेसी को पूरा चांस देना चाहिए, और जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को ये आइसोलेशन करवानी चाहिए दुनिया की नजरों में कि हिंदुस्तान सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि एक अक्रॉस द बॉर्डर एक मुल्क है जिससे उसका ना बॉर्डर मिलता है, ना लैंग्वेज मिलती है, ना उनका बिलीफ मिलते हैं, ना मजहब मिलता है। ठीक है, उसके बावजूद वो उसको इतनी सपोर्ट कर रहा है सिर्फ एक वजह से कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन है। ठीक है, दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रही है हमारी, और पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो तो नापाक अज़ाइम मिलकर दहशतगर्दी को जो है नाकाम बना रही है, और इसमें आवाम का सपोर्ट भी है। लेकिन जिन बातों पे हमने डिस्कस किया है, जो हमारी डिप्लोमेसी रोड मैप है और जो हमारी खारजा पॉलिसी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर हमें असर नौ जो है एक रिव्यू पॉलिसी में जाना होगा। यहाँ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। अभी हमारा इंतकाम मुकम्मल नहीं हुआ पप्पी जान।
जब हम डॉन डिएगो का सर कलम करेंगे, हमारा इंतकाम उस वक्त मुकम्मल होगा। खिज़र रईस, डॉन डिएगो नाम है मेरा। मुझे कोई भी किसी भी तरह कमजोर नहीं कर सकता। सलीम तूमी की दुश्मनी आश्कार हो चुकी है। डॉन डिएगो को बचाकर हद से तजावुज किया है। समंदर में एक मुश्किल जंग हमारी मुंतजिर है। हमारा हदफ अलजजायर है। आपके भाई का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। क्या तैयार है सब? नहीं है। बिस्मिल्लाह, हमला! वेलकम बैक नाज़रीन। और यूएन की आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 जो है उसका इनेकाद ब्राज़ील में हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक जितने भी आलमी वफूद हैं, मंदुबीन हैं, वो दुनिया भर में जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का अखराज है उसकी कमी के रुझान इससे मुतालिक अपने अपने मंसूबे जो हैं उनसे आगाह कर रहे हैं। उस पर डिस्कशन हो रही है और इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि अब मुनज़्ज़म अंदाज में जो है जो मादनी ईंधन है उससे दूरी इख्तियार की जाए और ग्रीन इनिशिएटिव पर बात की जाए। COP30 कॉन्फ्रेंस में सुबह पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम किया गया और पवेलियन में सुतरा पंजाब समेत जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पंजाब का, 1.5 साल से इस पे काम किया जा रहा था और इस पे इक़दामात लिए जा रहे थे। इस वक्त पाकिस्तानी पवेलियन जो हाज़रीन हैं उनकी दिलचस्पी का वो मरकज़ बन गया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की वर्ल्ड बैंक माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई है और यकीनन उन्होंने वज़ीर आला साहिबा हैं हमारी, उन्होंने पंजाब के हवाले से जो क्लाइमेट चेंज जो वॉरियर है उस पर भी बात की है और क्लाइमेट लीडर उसको करार दिया है और साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जो फ्यूचर में है उससे भी आगाह किया है और आलमी सतह पर जो है इसको पज़ीराई भी मिल रही है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर एजाज़ अहमद, आप माहिर माहौलियात हैं। मलिक मंजूर साहब तो हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद ही हैं। एजाज़ अहमद साहब, जब भी हम इस तरह दोबारा एक कॉन्फ्रेंस देखते हैं, अब जैसे COP29 मैंने अटेंड किया था, अब COP30 आ गई है, लेकिन सर इस तमाम अरसे में से 1 साल अरसे में आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, जो एजेंडा है, उसको कहीं ना कहीं कितनी % जो है उसको अचीव तो किया गया है? जी बहुत शुक्रिया जी। ये जो कॉप है हर साल होती है और साल जो जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत थोड़ा अरसा होता है, बहुत थोड़ा टाइम होता है। इसमें जो है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तब्दीलियाँ, लेकिन कुछ सिस्टम्स हैं जो आप डेवलप ज़रूर कर सकते हैं। और जो पिछली जो कॉप थी उसमें जो बात हुई थी लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से, तो वो जो फंड था वो बड़े अरसे से उस पर बातें हो रही थी। जो कमिटमेंट होती थी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक, ख़ासतौर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो जो है बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते थे, लेकिन जो है जब अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन की बात होती थी तो वो हार्डली, मतलब है वो अगर 100 रुपया जो है वो कमिट करते थे तो 2 या 3 या 5 रुपए जो है वो कंट्रीब्यूट करते थे। तो वो बातें ही होती रहीं। तो इस बार जो ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ, एक तो ये है कि वो जो पिछले 1 साल में कुछ मैकेनिज़्म लॉस एंड डैमेज फंड का जो है वो डेवलप हुआ है और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो भी, उससे भी अब जो प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान ने, जिस तरह रिचार्ज पाकिस्तान या ग्लोफ सेकंड का जो है वो भी वो लिया है और भी 1-2 इसी तरह जो है मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान ने उसको एक्सेस किया है। तो वो कुछ सिस्टम जो है वो ज़रूर बना है। लेकिन इस बार ये कह रहे हैं चूँकि ये ब्राज़ील में हो रही है और जो है वो पहले जो था वो कोई ना कोई लॉबी ऐसी होती थी, जिस तरह फॉसिल फ्यूल के हवाले से आपने भी बात की, वो कभी जो यूएई में थी उसमें बहुत स्ट्रांग उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस हवाले से थी, तो उन्होंने को बहुत ज़्यादा जो है काम नहीं उस तरह होने दिया। लेकिन इस बार जो है चूँकि अमेज़ॉन के जंगलात के हवाले से जो है बहुत सारे दुनिया की कम्युनिटी जो है वो फ़िक्रमंद है कि उसमें काफ़ी जो है वो डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, उसको किस तरह रोका जाए।
इसमें ख़ास तौर पर जो है ये बात कर रहे हैं डेकेड ऑफ एक्शन कि अगला जो अगले 10 साल हैं 2035 तक वो एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए, और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रिलीफ को जो है वो दें, उनको कोई चाहे वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी जो भी क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी टूल जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं वो उनकी फॉर्म में हो। तो वो उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है कि ये जो एक्शन ओरिएंटेड जो है वो चीज़ें शायद जो है वो लोग जो है वो एक्सपेक्ट करें। और फिर अगर हम बात करते हैं जिस तरह पंजाब के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब ने अच्छा एक मैं समझता हूँ रिप्रेजेंटेशन इस लिहाज से की कि वो जो पवेलियन पाकिस्तान पवेलियन जो है उसमें बहुत सी ऐसी जो बातें हैं जो शायद दुनिया में ख़ास तौर पर जो उस दुनिया का वो हिस्सा उसमें कोई इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में लोगों को मालूमात नहीं है, तो वो एक मैं समझता हूँ अच्छी एफर्ट है और उसको जो है लोग विजिट भी कर रहे हैं, एक नॉलेज लोगों को मिल रही है पाकिस्तान के बारे में, पंजाब के बारे में। ठीक है, लेकिन मलिक मंजूर साहब सवाल तो यही पैदा होता है कि इतने अरसे से ये चल रही, पेरिस एग्रीमेंट भी है और पिछले साल भी लॉस ऑफ जो चैलेंज क्लाइमेट फंड्स थे उसके हवाले से भी बात की गई थी। इस बार फिर जो है वो एक माहौल दोस्त तवानाई की हवाले से जो है एक फ़ंड देने के क़याम का ऐलान भी किया गया है। अब अकेला कोई मुल्क जो है क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंज से नहीं निपट सकता। तमाम ममालिक की संजीदगी आप इसमें देख रहे हैं, बिलखुसूस वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जो मुआशी तौर पर भी मजबूत हैं, वादे तो कर लिए जाते हैं मगर वादे वफा नहीं होते, और पाकिस्तान तो इसको बहुत अरसे से क्लाइमेट जस्टिस के लिए तो हर बार जो है आलमी फोरम का दरवाज़ा खटखटाता है। जी बिल्कुल, आपने दोस्त कहा कि बैन-अक़वामी सतह पर जो भी कमिटमेंट की जाती है उसको ऑनर करना बड़ा ज़रूरी होता है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनका कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो तरक्की पजीर ममालिक है उनको ज़ाहिर उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक तो ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसीज़ है, दीगर ग्रीन इनिशिएटिव है, पायदार तरक्की के हसूल के हवाले से जो माहौलियाती चैलेंजेस है इसको ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान एक मौसर माहौलियाती सफारतकारी जो है वह बैन-अक़वामी सतह पर कर रहा है। हमने देखा है कि आज के दौर में, दौर हाजिर में समझता हूँ कि जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है उसका एक बड़ा इफ़ेक्टिव रोल है। और यही बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब भी किसी मुल्क में जाते हैं वहाँ ज़रूर माहौलियाती जो चैलेंजेस है उस पर ज़रूर गुफ्तगू करते हैं। और इस हवाले से ज़ाहिर है कि हमारी एक पूरी क्लाइमेट चेंज एक मिनिस्ट्री है और वो भी गाहे बगाहे हमारी जो नुमाइंदगी होती है, जिस तरह ब्राज़ील में तस्वीर बड़ी मौसर नुमाइंदगी की है वज़ीर आला पंजाब ने, और जो पाकिस्तान पवेलियन है उसमें जो स्टॉल्स हैं, जो मॉडल्स हैं, जो प्रेजेंटेशन, उसमें जो शाकीन की एक दिलचस्पी रही है, बड़ी नुमाया रही है। और उससे एक ज़ाहिर के जो माहौल दोस्त इक़दामात पंजाब में किए गए उनको जो आलमी सतह पर वहाँ पर जो मंदोबीन थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। तो इस तरह के इक़दामात सिर्फ एक सूबे में ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और दीगर जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी होगी कि अगर एक सूबा ऐसे माहौल दोस्त इक़दामात कर रहा है और जो माहौलियाती आलूदगी है उसको ओवरकम करने के हवाले से ऐसे इक़दामात कर रहा है जिसकी वजह से अवाम उन्नास को रिलीफ मिल रहा है या वो जो चैलेंजेस उसको ओवरकम करने में हमें मदद मिल रही है, तो यकीनी बात है कि सूबाई हुकूमत वफाक के साथ एक मौसर कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाए और जो पॉलिसीज़ हैं उस पर अमल दरामद बड़ा ज़रूरी है। जब तक अमल दरामद नहीं किया जाएगा, यकीनी बात है कि कवानीन मौजूद हो गए, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि जो माहौलियाती आलूदगी है या दीगर मामलात है, आप देख सकते हैं जब कुदरती आफात हो, सैलाब हो और दीगर खुश्क साली हो, तो ये जो एक माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से हमारी जो मुआशी तरक्की है वो भी मुतासर हो रही है। आम रोज़मर्रा जो लाइफ है, जो तजारती और इक़्तिसादी और जो मुआशी सरगर्मी है उसके रास्ते में भी रुकावटें पैदा होती हैं। तो इन तमाम मल्टीपल जो चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने के हवाले से मैं समझता हूँ कि कौमी सतह पर इस तरह के इक़दामात नागुज़ीर हैं ताकि पाकिस्तान, क्योंकि उन चंद ममालिक में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, और जो CM पंजाब ने वहाँ जो तकरीर की है उनका यही था कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है, लेकिन हम इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज करेंगे। तभी उनको वर्ल्ड बैंक की जो माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर थी उन्होंने उनको क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर का नाम दिया है कि इतनी कम कैपेसिटी में सूबे पंजाब की जो CM है उन्होंने इतना बड़ा इकदाम लिया है। ये मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा बात है। बिल्कुल, लेकिन एजाज साहब पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा तो उस वक्त हो ना जब एक सूबा नहीं बल्कि सारे सूबे और बिलखुसूस सूबा सिंध, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जिस तरह
असरअंदाज हो रहा है सिंध, और सिंध में आपको पता है कि बैड गवर्नेंस के भी मामलात हैं, मगर इस मामले पे जो माहौलियाती आलूदगी है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब सूबे किस तरह, मतलब बात वही आती कि इसमें कंपटीशन में आए, सूबों को लाजमी सी बात है अब 18वीं तरमीम के बाद जो है वो उनका अपना डोमेन है, विफाक तो उनको हेल्प आउट करेगा, लेकिन सूबे किस तरह, दीगर सूबे कैसे इस पॉलिसी को अपना सकते हैं? मेरे ख्याल है ये एक जो सिलसिला शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, वो शायद उनके लिए एक जो मिसाल बन सकता है। और ख़ास तौर पर जिस तरह आपने सूबा सिंध के हवाले से कहा, सूबा सिंध के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत यूनिक और मुख्तलिफ इस लिहाज से हैं कि वो आपका जो तकरीबन 350 किलोमीटर की समंदर कि वो जो कोस्टल एरिया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, उसके अलावा जो इस वक्त जो मसाइल हैं, वो जो सी वाटर इंट्रूजन जो है कुछ 65 किलोमीटर अंदर तक जो है वो सी वाटर इंट्रूड कर चुका है। आज से चंद साल पहले की ये स्टडी है, अब शायद ज़्यादा हो गया हो। तो उसके अलावा जो हीट वेव का जो फिनोमेना है वो हर साल जो है बात होती हैं, तो उनके जो अर्बन इश्यूज़ हैं वो भी हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी हैं। फिर जब सैलाब आता है तो एंड जो पे रिसीव करने वाले वो होते हैं, तो उस वक्त जो है वो तबाही हमने देखा है कि जो 2022 में जो सैलाब आया था उसके भी जो मुतासरीन हैं वो इस साल के शुरू में वो उसी तरह जो है वो बेसर सामानी के हालत में वो जो है वो थे। ठीक है एजाज अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मलिक मंजूर साहब, आपका भी शुक्रिया। और यकीनन क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज बनकर आ चुका है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा ने जो इनिशिएटिव लिया है उसको तमाम सूबों को फॉलो करना चाहिए, और अपने तौर पे पाकिस्तान को जो है अपने बका के लिए, अपनी सलामती के लिए जो इन इक़दाम पर अमल करना ज़रूरी है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पास। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।